तो आप लोगों का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। अब हम लोग आते हैं हमारे सेशन के सेकंड फेज़ पे। अभी मैम ने आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल के बेसिक चीज़ें बताई है, जैसे कि कंप्यूटर्स के इनपुट और बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें आगे हम लोग जानेंगे कि जो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स होते हैं, उसको हम कितने भागों में बाँटते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस सेशन के बाद आप क्या-क्या चीज़ें जान जाएँगे। आप लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा को समझ जाएँगे। आप लोग कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप के जो विभिन्न पोर्ट होते हैं और उनको कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आप जान जाएँगे। आप लोग जितने भी सहयोगी हार्डवेयर होते हैं, जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनके भागों को और केबल्स को जान जाएँगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए ये जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। कोई भी सिस्टम जो होता है वो बहुत सारी इकाइयों से मिलके बना होता है। तो हर सिस्टम की जो इकाइयाँ होती हैं, उसी तरह कंप्यूटर की जो मेन इकाइयाँ हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ सबसे पहले आपको बताते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। अभी जैसा मैम ने बताया था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, तो वो सारी डिवाइसेस जो आपको फिजिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ दिखती हैं, आप जिन्हें छू सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम के जो भी भौतिक भाग होते हैं, वो सभी के सभी हार्डवेयर कहे जाते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर का कैबिनेट केस हो गया, आपका मदरबोर्ड हो गया, रैम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, जो आपके सीपीयू में एसएमपीएस लगा होता है, जो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर इसलिए क्योंकि ये भौतिक घटक है, इनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और सामने से ये चीजें आपको दिखती हैं। तो ये सभी हमारे हार्डवेयर के प्रकार में आते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, हमारे डेस्कटॉप का मॉनिटर हो गया, हमारी जो टीवी होती है, वो सब हमारे क्या है, हार्डवेयर हैं। आते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे हार्डवेयर को तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज होती है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम महसूस करते हैं कि वो चल रहा है। ये किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए जिन इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, वही इंस्ट्रक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये एक तरह के प्रोग्राम होते हैं जिनका यूज करके हम अपने कंप्यूटर को चलाते हैं। और हमारे जो रिटेन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन्हीं को सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली हमारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग सिस्टम को चलाने के लिए किया जाता है, जितने भी हमारे हार्डवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके संचालन के लिए किया जाता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे किसी भी डिवाइस, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, उसके बैकग्राउंड पे हमेशा चलते रहते हैं। और यही सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे फोरग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको चलाने की अनुमति देते हैं। जैसे हमारे जितनी भी सीपीयू हो गए, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उन सबको गवर्न करते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम चार भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा कि हमारा, जैसे आप लोगों ने सुना है विंडोज, अभी हम लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं, आईओएस है, एप्पल है। ये जो नाम आप सुनते हैं वो सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो आपके हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, आपके हार्डवेयर को चलाता है। कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, कोई भी हैंडहेल्ड डिवाइस हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चल सकती। तो आप जब भी अपना सिस्टम ऑन करते हैं, जैसे लैपटॉप हुआ या डेस्कटॉप हुआ, तो उसमें सबसे पहले स्क्रीन आपको देखती है विंडोज। तो ये विंडोज क्या है, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिसपे आप लाइनेक्स देखते होंगे, अभी मोबाइल ऑन करते हैं उसमें एंड्रॉयड है, आपका यूनिक्स है, आईओएस है, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपकी कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगी, आपके एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो नहीं चलेंगे। इन्हीं एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा दूसरा आता है यूटिलिटी। जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग को काम करने के लिए ऊर्जा, एनर्जी और बाकी सारी चीजें चाहिए होती है। उसी तरह जब हमारे सिस्टम काम करता है, तो सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमको कुछ सर्विस प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिन्हें हम यूटिलिटीज कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा आप लोगों ने सुना होगा एंटीवायरस। कभी कभी सिस्टम में कुछ मैलिशियस प्रोग्राम्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमको, हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे हमारा सिस्टम प्रॉपर रूप से काम नहीं करता, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं चलता। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को
दूर करने के लिए, उन सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम लोग अपने सिस्टम में एंटीवायरस लगाते हैं। उसी तरह से जैसे हम हार्डवेयर डिवाइसेस में अपनी सारी फाइल्स स्टोर करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो डाटा हम रखते हैं तो इट में भी पॉसिबल कि कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है वो भी करप्ट हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम डाटा का बैकअप रखते हैं, उसकी रिकवरी करते हैं। हमारे नेटवर्क के जो इश्यूज होते हैं उनसे बचने के लिए हम फायरवॉल इस्तेमाल करते हैं। हम अपने सिस्टम में फाइलों को डिलीट करते हैं, तो हमारा जो स्पेस है वो खाली होता रहता है। तो उस जो हमारे हार्ड डिस्क की स्पेस है उनको मैनेज करने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन किया जाता है, डायग्नोसिस की जाती है, ताकि टाइम टाइम पे जो भी अननेसेसरी फाइलें हमारे सिस्टम पे मौजूद हैं वो सारी फाइलें हम उनको हटा सके, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर रूप से काम कर सके। तो ये जो यूटिलिटीज प्रोग्राम्स होते हैं ये सहायक प्रोग्राम्स होते हैं और ये कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी को बनाए रखते हैं, और ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक टूल किट के रूप में आते हैं। अब आते हैं हमारा तीसरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर में जब भी किसी डिवाइस को जोड़ते हैं, जब भी किसी हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो हमारे सिस्टम से उस हार्डवेयर डिवाइस के इंटरेक्शन के लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। जैसे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जब प्रिंटर लाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में इंस्टॉल होता है। जैसे आपका जो मदरबोर्ड होता है, वो मदरबोर्ड भी जब आपके सिस्टम में लगता है तो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में इंस्टॉल होता है। तो किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए, डिवाइस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उन सभी को हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। और ये ड्राइवर्स जो होते हैं पहले सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं और उसके बाद हमारा जो डिवाइस है वो हमारे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अभी जैसा मैम ने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, बाइनरी डिजिट्स उन्होंने बताया था 0 और 1। तो हमारा जो मशीन होती है अगर वो 0-1 के फॉर्म में काम करती है, तो हम सभी लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तो 0-1 के फॉर्म में होता ही नहीं है, वो तो हम इंग्लिश में देते हैं, हिंदी में देते हैं। फिर वो सिस्टम कैसे काम करता है? तो अभी जो मैम ने इनपुट यूनिट बताया था, तो उसमें एक हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। उसका काम ये होता है कि हम एज अ यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देते हैं उन इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर्स जो ट्रांसलेशन का काम करते हैं वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहे जाते हैं। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि ये हमारे एंड पे हमको नहीं दिखते हैं, लेकिन ये सिस्टम में काम करते हैं। तो हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में दिया हो या किसी भी लैंग्वेज में दिया हो, ये उसके ट्रांसलेशन का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर दो लोग, हम और आप बात कर रहे हैं, तो मुझे भी हिंदी आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, या इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो कभी ऐसा होता है कि हमारे बीच में हम दो लोग बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऐसी भाषा आती है जो हमें नहीं आती, तो उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करे कि हमारी भाषा को ट्रांसलेट करके उन्हें समझाए और उनकी भाषा को ट्रांसलेट करके हमें समझाए। तो वैसे ही हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो इनमें आते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। आप लोगों ने शायद कुछ लोगों ने सुना होगा कि लैंग्वेजेस जो है वो हाई लेवल होती हैं, लो लेवल, जैसे सी होती है, C++ होती है, विजुअल बेसिक होती है। तो जो ये ट्रांसलेटर्स हैं वो लैंग्वेज हाई टू लो के हिसाब से अलग अलग कंपाइलर्स बने हैं जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि असेंबलर हो गया, तो वो बहुत पुरानी एक मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, उसको ट्रांसलेट करने के लिए बनाया गया है। तो बेसिकली जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं उनका सिस्टम में काम इतना ही है कि हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना और प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को मशीन फॉर्म से फिर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब दूसरी कैटेगरी हमारी आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अभी हम लोगों ने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल के वो सॉफ्टवेयर जो उनको चलाते हैं, इन डिवाइसेस को चलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन पे एज अ इंड यूजर हम लोग काम करते हैं। जैसे आप लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसपे हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, अपनी शीट्स बनाते हैं और अपने प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल में आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, या ये सारी चीजें जो हैं ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। हम लोग गाना सुनते हैं, आप बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास होते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनसे इंड यूजर डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उससे जो हम एज ए यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते बल्कि सिस्टम इंटरेक्ट करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एज ए यूजर हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं।
तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको जनरल पर्पस एप्लीकेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसको कोई भी समान रूप से यूज कर सकता है। जैसे वर्ड प्रोसेसर यानी एमएस वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी एमएस एक्सेस या आरडीबीएमएस जो हम लोग यूज करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनका सामान्य तरीके से सभी लोग इनको यूज करते हैं। हम हैं, आप हैं, एज अ इंड यूजर वो हमको हमारे सिस्टम में दिखते हैं। जैसे एंड्रॉयड हम इंस्टॉल जब ऑन करते हैं सिस्टम तो एंड्रॉयड का लोगो बन के आता है, लेकिन एंड्रॉयड ओएस को हमने देखा नहीं है, लेकिन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फीचर्स हमारे सामने होती हैं, हम लोग उस पर काम करते हैं। तो ये हमारे बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जितने भी मोबाइल में एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करते हैं वो सब बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद आपका आता है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको किसी खास मकसद से बनाया जाता है, जैसे कि वीडियो प्लेयर्स जो होते हैं उनका काम है कि वो सिर्फ वीडियो को ही प्ले कर सकते हैं। वीडियो एडिटर्स होते हैं, वे वीडियो को एडिट कर सकते हैं। या किसी बैंक का हो गया, आपका बैंक ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना रखा है तो वो काम है कि उसका ये काम है कि वो सिर्फ उसी बैंक के स्पेसिफिक पर्पस के यही होता है। बेसिक और स्पेशलाइज्ड में यही अंतर है कि बेसिक एप्लीकेशन हर यूजर अपने हिसाब से यूज कर सकता है। जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो यूजर चाहे वो उनको आसानी से अपने हिसाब से यूज करके अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कर सकता है। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें हम लिमिटेड यूज के लिए होते हैं कि आपको केवल यही स्पेशलाइज्ड वर्क है, आप उसमें वही काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी बैंक का एप्लीकेशन, किसी बैंक का सॉफ्टवेयर हो गया या वीडियो एडिटर हो गया या स्पेशल मीडिया ऐप हो गए, तो वो सब उसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। जो एडिटिंग के लिए बना है वो एडिटिंग करेगा, जो केवल लिसनिंग के लिए बना है वो लिसनिंग करेगा। तो ये हमारे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे वो सिस्टम को मैनेज करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए रेडी करते हैं कि हमारा सिस्टम अब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सकता है। अगर हमारे ओएस में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी आ जाती है तो हमारा कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं करेगा। तो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए जो कोर होता है, जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना समझ लीजिए कि ये आपका यूजलेस है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप चला ही नहीं पाएंगे अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम कंप्यूटर को कुछ डेटा देते रहते हैं। अभी हम लोग सब कहते हैं डेटा एंट्री करना है, हम डेटा दे रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं। तो ये हमारे इनपुट्स क्या होते हैं? जो भी एंट्री हम करते हैं सिस्टम को, जो कुछ भी हम देते हैं उसी को हम डेटा कहते हैं। और डेटा हमारा, अभी जैसे मैम ने बताया था कि वो नंबर भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है। डेटा हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिविजुअल इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे हमने लिख दिया कि 1 2 3 या 18 या 17, तो 18 क्या है? 18 किसी की एज भी हो सकती है, 18 किसी का नंबर भी हो सकता है, किसी का हाउस नंबर हो सकता है, स्ट्रीट नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो डेटा जो हमारे हैं वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको अभी हमने इनपुट किया, कंप्यूटर ने अभी उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की है। तो हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो भी डाटा एंटर किया जाता है, जो कुछ भी एंट्री की जाती है, चाहे वो हिंदी में कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश में कर रहे हैं, चाहे नंबर्स के फॉर्म में कर रहे हैं, वो सभी हमारे डेटा होते हैं। और ये हमारे किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे नंबर हो गया, सिंबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या अंतर है कि हम सिंगल जो अल्फाबेट एंटर करते हैं वो तो हमारा कैरेक्टर कहलाता है, लेकिन जब हम इन कैरेक्टर्स के समूह को यानी किसी का नाम हम जब एंटर करते हैं तो उसको कंप्यूटर की भाषा में स्ट्रिंग कहा जाता है। दैट इज ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। सारी डेटा हमारे जो है वो 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में ही कंप्यूटर में जाते हैं और फिर ट्रांसलेटर्स इनको ट्रांसलेट करते हैं। अब डेटा के बाद दूसरा हमारा आता है इंफॉर्मेशन। डेटा एंट्री के बाद कंप्यूटर की मेमोरी या जो सीपीयू है उस पे प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने देते हैं उनको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, आपने कोई डेटा एंटर किया जैसे 18 या 17 या मऊ या बलिया, कोई भी नाम आपने एंटर किया, तो एज ए इंडिविजुअल वो कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है। लेकिन हम जब उसको लिख देते हैं कि हमने 18 लिया, 19 लिया, 35 लिया, कुछ इस तरह की चीजें ली, राजन लिया, अलग अलग हमने डेटा एंट्री की और
उसने हमें एक शीट तैयार कर दी। तो वो शीट जो हमारी होती है वो इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि टाइम टेबल हो गया, किसी की मेरिट लिस्ट हो गई, आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया, जो सैलरी स्लिप या पे स्लिप जनरेट होती है, जो चार्ट्स होते हैं, स्टूडेंट की रिपोर्ट होती है, ये सारे जो होते हैं हमारे इंफॉर्मेशंस होते हैं। यानी डेटा को जब कंबाइन करके प्रोसेस करके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को जोड़ के जो सूचना हमारे पास प्रदर्शित होती है उसी को हम बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है। यानी हमने डेटा दिया था और इस डेटा को प्रोसेस करके ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है। इंफॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होती है, जिससे सामने वाले को समझ में आता है कि अब ये क्या है। इंडिविजुअली डेटा अगर हम रख देते हैं तो हम नहीं समझ पाते कि वो क्या है, लेकिन जब उसी डेटा को एक टेबल के रूप में, एक टाइटल देके, एक हेडिंग्स देके जब व्यवस्थित कर दिया जाता है तो वो हमारा बन जाता है इंफॉर्मेशन। अब हम आते हैं कि कंप्यूटर में थियरीज के बाद हमारी जो डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, तो उनमें कनेक्टिविटी की बात आती है। आप उनको जब बैकएंड पे देखते हैं तो उसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस की, पेरिफेरल डिवाइसेस की, तो इनको हमें कंप्यूटर से अटैच करना होता है। तो हम जब कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो अटैच करने के लिए हमें डेस्कटॉप में और लैपटॉप में कुछ भाग दिए होते हैं जिन्हें हम पोर्ट कहते हैं। जैसे आप सबसे पहले ये वाला देखिए, जो हमारा सीपीयू यहाँ बना हुआ है, सीपीयू का सबसे ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये आपका फैन होता है जो हीट को बाहर करता है। एसएमपीएस यहाँ पे होता है। ये आपका जो पोर्ट है ये पावर केबल को कनेक्ट करने के लिए होता है। आपको जो पावर केबल मिलती है सीपीयू की, आप यहाँ से उसको कनेक्ट करते हो। उसके बाद ये जो दो पोर्ट है ग्रीन और ब्लू कलर के गोल वाले, इसको PS2 पोर्ट कहते हैं। हमारी जो डिवाइसेस हैं जैसे कीबोर्ड और माउस जो आते हैं, वो कीबोर्ड और माउस जो हमारे हैं वो पहले उनकी जो लीड आती थी, वो लीड जो होती थी वो गोल होती थी, जिसको हम PS2 पोर्ट कहते थे। अभी तो हमारे जो माउस और कीबोर्ड हैं वो आते हैं तो वो USB पोर्ट में आते हैं। ये जो आपका VGA पोर्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, इससे हम लोग अपने सीपीयू से अपने मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो आपका TFT मॉनिटर हो चाहे आपका मॉनिटर किसी भी तरह का मॉनिटर हो। इसके लिए ये आपको मिलता है ये VGA पोर्ट। उसके बाद आपके ये है USB पोर्ट, जो आपकी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या आपको आप पेन ड्राइव आपके सिस्टम में अटैच करनी है तो उसके लिए हम इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जैसे प्रिंटर पहले आते थे, तो अभी प्रिंटर USB पोर्ट के आते हैं। पहले पैरेलल पोर्ट के प्रिंटर्स की केबल आती थी निब वाली, उसको कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट आपका इस्तेमाल होता था। और नीचे जो आपका है, ये आपका जो पोर्ट है वो कनेक्टिविटी के लिए होता है। अगर आप मॉडेम यूज कर रहे हैं और आपको कनेक्शन करना है तो उसके लिए। और ये आपका है ऑडियो जैक। ये दोनों जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, एक इनपुट के लिए होता है, आउटपुट के लिए होता है। अपना माइक और जो हेडफोन्स आप कनेक्ट करते हो वो यहाँ करते हो। और उसके बाद आते हैं कि जो लैपटॉप होता है, ये तो डेस्कटॉप का हो गया। ये जो लैपटॉप होते हैं, तो लैपटॉप में भी देखिए ये आपको ऑडियो जैक मिलता है, ये आपका USB होता है, ये आपका USB ड्राइव है, ये आपका जो है ये HDMI पोर्ट होता है। आपकी जो HDMI केबल्स होती हैं आप उनको यहाँ कनेक्ट करते हैं। और ये आपका नेटवर्क केबल है, जो आपका मॉडेम वगैरह आप के थ्रू आप नेट चलाते हैं, तो जो आपकी केबल होती है वो यहाँ कनेक्ट करते हैं। ये VGA है। VGA मतलब अगर आप प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने लैपटॉप से, तो उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रोजेक्टर्स में VGA पोर्ट होता है, कुछ प्रोजेक्टर्स में HDMI पोर्ट होता है। तो जिन प्रोजेक्टर्स में VGA पोर्ट होता है उस केबल को यहाँ कनेक्ट करना होता है इस पोर्ट में। और अगर HDMI पोर्ट आपके पास है, HDMI केबल है प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए, तो ये HDMI जो पोर्ट है इसमें आप उस केबल को कनेक्ट करेंगे। अभी आगे हम आपको प्रोजेक्टर के बारे में बताएंगे कि उसमें ये जो VGA पोर्ट है, जैसे यहाँ एक VGA पोर्ट है, उसी तरह प्रोजेक्टर में भी एक VGA पोर्ट होता है और एक HDMI पोर्ट होता है। तो ये लैपटॉप के हमारे पोर्ट्स हो गए, VGA पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, अगर मॉडेम वगैरह से नेट चलाते हैं उसके लिए, ये HDMI पोर्ट, HDMI केबल कनेक्ट करने के लिए, ये USB पोर्ट, आपके पेन ड्राइव या जो USB अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा रहे हैं, एक्सटर्नल माउस लगा रहे हैं, तो उसके लिए अपने USB पोर्ट में लगा सकते हैं। और ये आपके हेडफोन्स के लिए जो ऑडियो जैक होते हैं वो। और ये थे हमारे डेस्कटॉप के पोर्ट्स जो आप कनेक्टिविटी के लिए यूज करेंगे।
अब आते हैं हमारा प्रोजेक्टर। अभी हम लोग जैसे सब लोग स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल में स्मार्ट क्लास यूज कर रहे हैं या हम लोग कक्षा को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्टर यूज करते हैं। तो अब प्रोजेक्टर, जैसे प्रोजेक्टर तो हमने ले लिया, प्रोजेक्टर हमारे पास है, तो प्रोजेक्टर के बैकएंड पे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि ये आपका HDMI पोर्ट है, ये आपका VGA पोर्ट है। जैसे ये आप क्लोजअप में देखिए, ये HDMI पोर्ट जैसा मैंने लैपटॉप में आपको दिखाया था, और ये आपका VGA पोर्ट है। तो अगर इस प्रोजेक्टर को आप लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं और आपको जो केबल मिली है वो VGA केबल है, तो आप क्या करेंगे कि एक केबल का एक सिरा इस VGA पोर्ट से कनेक्ट होगा और दूसरा सिरा आपके लैपटॉप के VGA पोर्ट में जाएगा। और अगर आपको USB केबल मिली है तो एक सिरा आपके इस USB पोर्ट में आएगा और दूसरा सिरा आपके लैपटॉप के USB पोर्ट में जाएगा। ये जो सेक्शन है ये आपका पावर केबल है, जो प्रोजेक्टर को पावर सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। ये सारे पोर्ट हैं, और इसमें अगर आपको प्रोजेक्टर में साउंड आपको लेना है स्पीकर में, तो उसके लिए भी यहाँ पे पोर्ट अवेलेबल होता है। आप यहाँ से एक्सटर्नल स्पीकर को जोड़ के साउंड ले सकते हैं। प्रोजेक्टर में खुद का साउंड आता है, लेकिन अगर आप साउंड की एफिशिएंसी को अच्छा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे USB पोर्ट्स और प्रोजेक्टर के बहुत सारे ये हमारे पोर्ट्स हैं। ऑडियो जैक है, ऑडियो इनपुट जैक है, HDMI है। तो इन सारे पोर्ट्स की जानकारी आपको रहेगी, तो आप अपने प्रोजेक्टर और लैपटॉप्स को एक दूसरे से आसानी से जोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो पोर्ट है वो VGA होता है। अगर किसी लैपटॉप में VGA पोर्ट नहीं होता तो अलग से VGA कनेक्टर्स भी आते हैं, आप उनको लगा के अपने VGA पोर्ट्स को आसानी से जोड़ सकते हैं। ये अभी जो हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको बहुत सारी केबल्स मिलती हैं। तो वो केबल, जैसे हमने बताया था आपको डेस्कटॉप में कि PS2 पोर्ट होता है, ये हमारी PS2 केबल्स हैं। पहले हमारे जब स्टार्टिंग हुई थी तो हमारे जितने भी डिवाइस को मिलती थी, कीबोर्ड और माउस, उनके जो लीड्स होते थे वो ये वाले होते थे, PS2 केबल्स होते थे। इनको हम उसी सेक्शन में करते थे। अभी जितने भी कीबोर्ड और माउस आते हैं वो USB केबल में आते हैं। ये जो केबल आप लोग देख रहे हैं ये आपका USB केबल है। और ये आपका VGA केबल जो भी मैंने बताया, इसके दोनों सिरों पे देखिए आपके VGA पोर्ट ये लगे हुए हैं। और अगर आप इससे, जैसे हम अगर डेस्कटॉप से मॉनिटर को जोड़ रहे हैं तो भी हम VGA केबल के थ्रू ही अपने मॉनिटर को डेस्कटॉप से जोड़ते हैं। और अगर आप प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना चाह रहे हैं लैपटॉप से, तो भी हमारा ये VGA पोर्ट ही होता है। आप क्या करेंगे कि एक पोर्ट, एक सिरा जो है आप प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सिरा आप लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्टर को VGA केबल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये नीचे सभी USB पोर्ट्स के टाइप्स हैं। जैसे ये USB पोर्ट है, तो कहीं पे कोई पोर्ट आपको ये ऐसा दिखेगा, कहीं पे ऐसा दिखेगा। ये सारी लीड्स हैं USB के, अलग अलग टाइप्स हैं। तो जब आप कोई डिवाइस खरीदते हो तो उस पे लिखा रहता है कि USB टाइप A, टाइप B, टाइप C। तो उसके हिसाब से, जैसे कि USB टाइप C है, ये टाइप A है, ये USB का देखिए माइक्रो USB पिंस होते हैं। जैसे हम लोग लैपटॉप के वो मोबाइल के चार्जर्स देखते हैं तो वो भी USB होते हैं। उसका एक सिरा जो होता है वो ये वाला होता है, चौड़ा वाला, और दूसरा सिरा जो होता है वो ये पतला वाला होता है। तो ये सब USB के टाइप्स हैं। और जितनी भी डिवाइसेस आजकल हम लोग यूज करते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली सब में जो हमारे केबल्स होते हैं दे आर USB केबल्स। अब लेकिन जो प्रोजेक्टर्स करंट में HDMI और VGA और USB सभी केबल्स के साथ आते हैं। ये वाले जो केबल्स हैं ये अब बहुत कम हो गए हैं। मतलब पहले ये हमारे डेस्कटॉप PCs को कनेक्ट करने के लिए आते थे, अब ये पोर्ट तो होते ही नहीं है, लैपटॉप में तो होते ही नहीं है। जो हमारे आप डेस्कटॉप के CPUs खरीदेंगे उसमें ये पोर्ट आपके अवेलेबल होते हैं। तो जो पोर्ट्स अभी प्रीवियसली आपने देखे हैं, जैसे ये पोर्ट्स हो गए, प्रोजेक्टर का पोर्ट हो गया और ये केबल्स हो गई, तो उन पोर्ट्स के कनेक्टिविटी के लिए आप इन सारी केबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन केबल्स के इस्तेमाल से आप एक सारी पेरिफेरल डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ लैपटॉप में ये वाला पोर्ट नहीं होता है आपका, जो ये VGA पोर्ट है, तो एक केबल कनेक्टर आता है एडिशनल, जिसको हम लोग कहते हैं VGA कनेक्टर। उसमें एक सिरा USB होता है और दूसरा सिरा VGA पोर्ट वाला होता है, जिसमें आप अपनी VGA केबल को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एक छोटी सी वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो CPU है उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, पावर सप्लाई को कनेक्ट किया। ये हमारा मॉनिटर है, तो मॉनिटर में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको पावर सप्लाई देते हैं। ये हमारा पावर सप्लाई देने का। अब ये देखिए जो ये हाथ में लिए हुए हैं, ये हमारा क्या है, ये VGA केबल है।
अब ये VGA केबल का एक सिरा देखिए यहाँ जा रहा है और दूसरा सिरा आपका जाएगा आपके स्क्रीन पे। VGA पोर्ट जो होता है उससे इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हो गई कनेक्टिविटी। उसके बाद देखिए इसमें हमने आपको दिखाया है PS2 पोर्ट, क्योंकि जनरली USB पोर्ट्स तो सभी जगह मिल रहे हैं, PS2 पोर्ट्स नहीं मिलते हैं। तो एक पोर्ट जो है वो कीबोर्ड के लिए और एक पोर्ट जो है वो माउस के लिए है। तो ये PS2 पोर्ट्स को आप इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये उनकी लीड्स हैं PS2 की, जो कि अब नहीं आती हैं, अभी तो USB पोर्ट्स ही मिलते हैं आपको। अब ये हो गई आपकी कनेक्टिविटी। अब इसके बाद जो ये हाथ से दिखा रहे हैं, ये हमारा प्रिंटर का पोर्ट होता है। जो प्रिंटर पहले यूएसबी नहीं आते थे तो उसमें जोड़ते थे, और ये हमारे नीचे के यूएसबी पोर्ट्स हैं। तो उसमें यूएसबी लगाना होता है तो हम इसमें यूएसबी पोर्ट लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी लैपटॉप में दिखाया था आपको डाटा केबल के लिए, तो उसमें ये है आपका कि मॉडेम अगर है तो आप RJ45 कनेक्टर जो नेटवर्क का होता है, देखिए ये लगा के दिखा रहे हैं, आप ये इसमें लगा सकते हैं। जो RJ45 कनेक्टर होता है वो हमारा मॉडेम की केबल होती है, जो नेट चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो ब्रॉडबैंड्स होते हैं हमारे। ये देखिए आपके सिस्टम, ये जो ओपन कैबिनेट आपको दिख रहा है CPU, ये आपका CPU है। और ये जो कनेक्शन के बाद, कनेक्टिविटी के बाद, ये देखिए आपका सिस्टम स्टार्ट। तो जितने भी पोर्ट्स आपको बताए गए हैं, जितने भी पोर्ट्स आपने देखे,